होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। एंड इस टॉपिक को लेके आए हैं अपन लोग अपनी रैपिड रिवीजन की नेक्स्ट सीरीज में, विच इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूजुअली है ना, मैं रिविजन्स डाल रहा हूँ, क्विक रिविजन्स, बट एक क्विक रिविजन के टाइमिंग में जो मैं 2 से 2.5 घंटे समझता हूँ, उसमें पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, तो मैंने पूरा चैप्टर डाल दिया। द एंटायर चैप्टर इज हियर। यहां से देखो, पढ़ो, खत्म कर लो, ठीक है ना। वेरी वेरी सिंपल। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा ऑनेस्टली नहीं पूछता है, बट क्या फर्क पड़ रहा है यार, 2 घंटे में चैप्टर पूरा हो रहा है। फील गुड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सारे नोट्स, सारे मटेरियल्स एक गूगल ड्राइव में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड वी डू अ लॉट ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज ऑन व्हाट्सएप, जिसके लिए तुम एक लिंक जो दिया हुआ है ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल सी यू देयर ऑन अ डेली रेगुलर बेसिस। टिल देन एंजॉय द चैप्टर। प्लीज कमेंट में बताना कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, योर व्यूज, फीडबैक, एवरीथिंग। आई एम ओपन टू ऑल। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय बाय। हाँ जी सर, वेलकम टू योर न्यू चैप्टर विच इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। अब एज यूजुअल चैप्टर चालू करने से पहले अपन लोग उसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये रहा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, एंड क्वाइट ऑनेस्टली बहुत बहुत ज्यादा यूजलेस टॉपिक है। अगर देखोगे, एक बार 10 मार्क, फिर बहुत टाइम बाद 5 मार्क, टोटल आया 30 मार्क्स के लिए। एवरेज इज ओनली 3 मार्क्स। सो बहुत बहुत वीक एज ए चैप्टर। इनफैक्ट फंडामेंटली भी बहुत वीक है चैप्टर, कुछ अपना नया कुछ नहीं है, एंड ना ही पेपर में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है, बट सिलेबस में है, करना तो है, तो इसे बहुत बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से अपन इसको खत्म कर देंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लो एग्जैक्टली इस चैप्टर के बारे में क्या है, क्यों है, और क्या आ सकता है इसमें से। अब सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस का टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करता है, उस मेथडोलॉजी को मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। अब यू विल हैव टू अग्री कि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, हर इंडस्ट्री अलग है, हर इंडस्ट्री में नुएंसेस अलग है, और हर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डेवलपमेंट भी अलग है। तो उसकी वजह से एक कॉमन मेथड विच कैन बी यूज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज नहीं है पॉसिबल। सो इसलिए अपन ने अलग अलग मेथड्स डेवलप किए डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट यू आर ऑपरेटिंग इन। तो अपने पास यहाँ पे 5 मेथड्स है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तुम्हारे सिलेबस में एक टाइम तक था, अब नहीं है। दिस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सर्विस कॉस्टिंग जो तुम शायद पढ़ चुके हो, पढ़ने वाले हो, दैट इज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। जॉइंट प्रोडक्ट्स, अगेन द मेथड, अगर तुम उस इंडस्ट्री में हो जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो। और लास्ट के दो जो मेथड्स है, दीज आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुम 2 टाइप में हो सकते हो। अच्छा, पहली चीज, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हो, और वो जो प्रोडक्ट है या तो तुम उसे कस्टम मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या तो तुम मास मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मास मैन्युफैक्चर का मतलब क्या, तुम एक ही प्रोडक्ट बार बार बनाए जा रहे हो। तुमने कस्टमर से उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं मांगी है, तुमने अपनी स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे प्रोडक्ट बना के दिया है, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर ऐसा ही क्यों दिखता है, इसमें डिस्प्ले ऐसे बेंड क्यों होता है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये इतना लंबा क्यों है, तुम्हें आके पूछा गया नहीं ना। तो उन्होंने अपनी समझ से, ऑफ कोर्स विद मार्केट रिसर्च, पर अपनी समझ से वो प्रोडक्ट बनाया, और वो लोग उस प्रोडक्ट को बार बार बनाए जा रहे हैं। सच इंडस्ट्रीज who make the product by themselves do not take the customer's specifications first, वो फॉलो होंगे मास मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में, और उन्हें यूज करना होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। सेकेंड कैटेगरी है विच इज कस्टम इंडस्ट्री, ठीक है। कस्टम मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे पहले कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस ली जाती है, उसके बेसिस पे कोटेशन बनाया जाता है, कस्टमर उस कोटेशन को एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है कुछ पेमेंट भी करे, टोकन मनी है वैसा कुछ, और उसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों इंडस्ट्रीज में एक क्विंटेसेंशियल डिफरेंस है। पहली इंडस्ट्री जहां मास मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है ना, कंपनी ने अपने हिसाब से बनाया है, और कंपनी अपनी समझ से वो प्रोडक्ट बना के बेच रही है। उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, तुम्हें अगर वो प्राइस पसंद आता है तो तुम वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बट कस्टम मैन्युफैक्चर में
पहले कस्टमर स्पेसिफिकेशंस देगा और उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू आर इन द सेकेंड कैटेगरी जो कस्टम मैन्युफैक्चर है, वहां पे तुम यूज कर सकते हो यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? यूनिट कॉस्टिंग इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ठीक है। बैच कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से एक शर्ट बनवा रहा हूं, वन शर्ट ओनली, ओके, ओनली वन शर्ट, तो वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा यूनिट कॉस्टिंग में। और अगर मैं अपनी ही बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल शर्ट स्टिच करा रहा हूं, तो वो बन जाएगा बैच। वेरी एसेंशियल इज टू अंडरस्टैंड, बैच के अंदर है ना सबकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम होती है। बैच के बाहर दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, बट विद इन दैट बैच सारी रिक्वायरमेंट सेम होगी। फॉर एग्जांपल, तुम जाके अटेंड करते हो जनवरी 26 का इंटरमीडिएट का बैच, तो अब विद इन दैट बैच सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, सब लोग है ना वही टाइम एग्जाम लिखेंगे, सबका सिलेबस कंप्लीशन वही है, सबका टेस्ट सीरीज वही है। बट अगर तुम मई 26 के बैच में बैठे हो तो उनकी रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली डिफरेंट। उनका एग्जाम मई 26 में है, उनका टेस्ट सीरीज अलग होगा, सिलेबस कंप्लीशन अलग होगा, बट विद इन दैट बैच सबकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो यूनिट और बैच में ना एग्जैक्टली अगर बहुत बेसिक टर्म्स में बोलूं तो एक सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। अच्छा, तो सर ये जॉब कॉस्टिंग कहां से आ गया? जॉब कॉस्टिंग में बेटा वो वाला सेक्टर है जहां पे थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड काम होता है ना, वहां पे ना अपन लोग जॉब कॉस्टिंग बुला लेते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपनी गाड़ी सर्विस कराने ले जाओ, ना तो तुम्हें गाड़ी वाला एक जॉब कार्ड बना के देगा। एक जॉब कार्ड होगा जिसमें तुम्हारी गाड़ी के लिए क्या क्या चीजें लगनी थी और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लगना था वो उसमें लिखा होता है, वो उसमें मेंशन्ड होता है। तो जॉब कॉस्टिंग जो है ना, जॉब कॉस्टिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सर्विसेज, ठीक है, एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग आर मोर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट एसेंशियली सारी की सारी चीजें सेम है। अब इस टॉपिक में तुम्हें क्या आने वाला है? तो इस टॉपिक में ना खुद का जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में सब कुछ बोरोड टॉपिक्स में से। फर्स्ट बोरोइंग कहां से आ रही है? कॉस्ट शीट में से। तुम्हें ना फलाना खर्चे दे देंगे और बोलेंगे जाओ कॉस्ट शीट बना के लो, बस उतना ही है। तो उधर कॉस्ट शीट के जो प्रिंसिपल्स है अपन को वो यूज करना है, जो अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या आएगा समथिंग कॉल्ड एज EBQ या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इट इज अ क्लोन, mark my words, clone of economic order quantity. EOQ and EBQ are exactly same boss. वहां पे EOQ और EBQ में कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ नाम में और थोड़ा सा एसेंस में फर्क होने वाला है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी देयर एंड दैट्स इट यार। मतलब भले चैप्टर में 18-20 क्वेश्चंस है अपने पास, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो जेनेसिस या डीएनए है ना, वो तो यही है जो तुम कॉस्ट शीट में और ईओक्यू में पढ़ चुके हो वो। तो इसके लिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। आज क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। हाँ जी सर, आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब मैंने क्या किया है, पहले जो 8-10 क्वेश्चन है वो मैंने बना लिए कॉस्ट शीट बेस्ड और उसके बाद बना दिए ईबीक्यू बेस्ड, एंड दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू बी। अब क्या बोला हुआ है देख, the following data relate to the manufacture of a standard product during the 4-week ended 28th of Feb 2016. Raw materials दिए, direct wages दिए, machine hours worked और machine hour rate। ये मेरे को एक बात बताओ, मशीन कहाँ होती है? मशीन फैक्ट्री में। तो मतलब ये वाला खर्चा क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब 10% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया तुम्हारा पार्क्स। फिर सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिया हुआ है 10,000 at 120 each. You are required to find out the cost per unit and profit for the 4-week ended 20th of Feb. बहुत सिंपल है यार, नकली कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। देख, कॉस्ट शीट बनाता सबसे पहला काम क्या करना है? यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड दोनों 10,000 है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो प्राइम कॉस्ट बन गया। एड फैक्ट्री ओवरहेड 3,200 आवर्स काम किया एट 40 पर आवर, वो हो गया तुम्हारा
फैक्ट्री ओवरहेड जिससे मिलेगा ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में सिर्फ WIP होता है, वो नहीं दिया है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन लोग पार्क्स ऐड करते हैं। अपने पास पार्क्स में एक आइटम है दैट इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 10% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हो गया 76,800 और आ जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हैं, वो नहीं है तो इसलिए यही अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या जनरल एडमिन नहीं है। मार्केटिंग ओवरहेड्स में एक ही है, सेलिंग ओवरहेड्स, वो 10,000 यूनिट्स पे 20 पर यूनिट लगने वाला है। एंड फाइनली अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अपन लोग प्रॉफिट ऐड करके सेल्स लाएंगे, बट प्रॉफिट नहीं है अपने पास सेल्स है विच इज 10,000 यूनिट्स इंटू 120 और ये हो गया 12 लाख। तो बैलेंस इन फिगर आ गया अपना प्रॉफिट। अपन इसको सर्कल भी कर लेंगे, तो ये हो गया अपना प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ पे बहुत सिंपल है, सारे नंबर्स को 10,000 से डिवाइड करना है क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड सेम है। तो यहाँ पे सब कुछ 10,000 से डिवाइड होगा, अपने को पर यूनिट आ जाएगा। एंड दैट इज ऑल इन द क्वेश्चन। आजा दूसरा देखता। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है अर्नव कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट सब लोग मार्क कर लेंगे। AC used to bake at least 50 units of any item at a time. This is basically your batch size. This is your batch size. मतलब एक बैच में 50 यूनिट बनेंगे, मतलब बनेंगे, ठीक है। आगे बोला हुआ है A customer has given an order for 600 muffins. बॉस तुम एक बैच में 50 मफिन कर दो, एक बैच में 50 मफिन, तो 600 मफिन्स के लिए कितने बैचेस लगेंगे? If one batch is 50 muffin, 600 muffins will mean how many batches? 12 batches. और उसके बाद उन्होंने बोला टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स, मतलब एक बैच के लिए अपने को मटेरियल लगेगा 500, वेजेस लगेगा 50, अवन सेटअप कॉस्ट। ए अवन सेटअप कॉस्ट फॉर अ बेकरी कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। AC एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और फिर बोला है 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो 10% और रैंडम ऐड करना है अपने को। और बोला है AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑफ सेल्स वैल्यू डिटरमाइन द, हाँ इधर इंस्टीट्यूट रॉन्ग है। उन्होंने बोला डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मफिन्स। बॉस सेलिंग प्राइस 600 मफिन का नहीं होता, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का होता है, 600 यूनिट का सेल्स वैल्यू होता है। तो इट इज द सेल्स वैल्यू ऑफ 600 यूनिट्स, नॉट द प्राइस, ध्यान रखना। तो इन्होंने 600 मफिन्स का अपने से सेल्स वैल्यू मांगा है। अपन एक काम करेंगे, दोनों दे देंगे, सेलिंग प्राइस भी दे देंगे, सेल्स वैल्यू भी दे देंगे, उन्हें जो पसंद आएगा वो रख लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहला तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इफ अ बैच इज 50 मफिन्स, 600 मफिन का मतलब 12 बैचेस है, और इस 12 बैच की अपन कॉस्ट शीट बना लेंगे। अपने डायरेक्ट मटेरियल है वो 500 रुपए एक बैच का है, तो इंटू 12 बैचेस, लेबर 50 रुपए एक बैच इंटू 12 बैचेस, अवन सेटअप विच इज डायरेक्ट एक्सपेंस 150 फॉर वन बैच इंटू 12 बैचेस। तो ये तीनों चीजें ऐड कर लेंगे, अपने को आ गया प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज 20% ऑफ लेबर, लेबर है 600, उसका 20% ऐड करेंगे 120, अपने को आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और उसमें अपन लोग सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ऐड कर रहे एट 10% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 8520 जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उसमें अपन लोग 10% ऐड कर रहे हैं 852, और अपने को आ गया टोटल कॉस्ट। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन सेल्स वैल्यू, तो अपन सेल्स को 100 ले रहे हैं, प्रॉफिट है 25, टोटल कॉस्ट है 75। और अब यहाँ पे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपन लोग नेचुरली 9372 तक पहुंचे, दैट इज 75, तो 100 कितना 12496। बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये है सेल्स वैल्यू फॉर 600 मफिन्स। और अब डिवाइड कर लेंगे
अपने को सेलिंग प्राइस आ जाएगा 20.83। सिंपल। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इट इज अ कॉपी बेस्ड आउट ऑफ योर कॉस्टशीट का क्वेश्चन। कॉस्टशीट में सेम क्वेश्चन अपन ने किया, बट इसको फटाफट से फिर भी देख लेंगे। बोला क्या है, वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स per annum at its optimum capacity. The production costs are as under. मटीरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स में फिक्स्ड है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। फिक्स्ड और वेरिएबल तो ठीक है, सेमी वेरिएबल के लिए क्या बोला है, 20 lakhs per annum up to 50% capacity and an extra amount of 4 lakh for every 25% increase in capacity or part thereof। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल के लिए बोला हुआ है, अपन ने पहले भी देखा है, इसको वापस से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अप टू 50% अगर कैपेसिटी पे काम किया तो 20 लाख देना पड़ेगा। फ्रॉम 51% टू 75%, अगला स्लैब 25% का है ना, तो 25%। अब तुम 51% से 75% के बीच में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी तुम्हें 20 लाख प्लस 4 लाख देना पड़ेगा, 24 लाख। और 76% से 100% तक तुम्हें 24 लाख के बाद एडिशनल 4 लाख 28 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द स्लैब। और क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। और पहले 3 महीने तक ये लोग काम कर रहे हैं 50% कैपेसिटी पे, अगले 9 महीने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं 80% कैपेसिटी पे। और बोला इग्नोर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले, क्योंकि अपने मेजोरिटी कॉस्ट यूनिट बेस्ड है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूनिट्स फाइंड करेंगे। पूरे साल में यूनिट्स कितने हो रहे हैं, तो पहले 3 महीने में अपन लोग कितने यूनिट्स करेंगे, 1,20,000 इज फॉर द ईयर डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो 10,000 यूनिट एक महीने का, बट अपन लोग 50% पे ही काम कर रहे हैं, तो 5,000 यूनिट्स इन 1 मंथ, ऐसे 3 महीने थे। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 10,000 रुपए, 10,000 यूनिट महीने का इंटू 50%, 5,000 यूनिट महीना इंटू 3 महीना, 15,000। सेकेंड, जो नेक्स्ट 9 मंथ्स है, you are using 80% capacity, so 1,20,000 divided by 12 months, 10,000 unit into 80%, 8,000 units है into 9 months, 72,000 units, so अपने total units हो रहे 87,000। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग देख लेते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो है ना, उसमें सबसे पहले 3 महीने का अलग बनेगा, दूसरे 9 महीने का अलग, क्योंकि कैपेसिटीज अलग अलग है। तो पहले 3 महीने में 50% पे काम किया है, सो उसमें लगेगा अपने को ओवरहेड 20 लाख, दैट इज फॉर द ईयर, तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू 3 मंथ्स, तो वहां पे हुआ 5 लाख। और फिर अगले 9 मंथ्स के लिए 80% पे काम कर रहे हो, सो 20 लाख प्लस 4 लाख, 51 से 75%, और 76% के बाद और एक 4 लाख, दैट इज 28 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि ये पूरे साल का था। तो ये हो गया अपना टोटल। अब कॉस्ट शीट बना लेते हैं 87,000 यूनिट्स की। मटेरियल और लेबर उन्होंने दिया है 90 एंड 60, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था इग्नोर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बचा कौन सा ओवरहेड्स यार, फैक्ट्री बचेगा ना, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड उतना ही जितना दिया है 30 लाख। वेरिएबल 100 पर यूनिट इंटू 87,000 यूनिट्स, सेमी वेरिएबल ढूंढ लिया है 26 लाख। तो अपने को है ना वही अपना नेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो ये आ गया अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट गेट सेल्स, डिवाइड कर लेना 87,000 यूनिट से, तो आ जाएगा अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझा? दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। अगले में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ रेगुलर स्टफ,
हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कुछ अलग है देखने के लिए। देख क्या बोला हुआ है, अ फैक्ट्री इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2013। तो उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा और टोटल कॉस्ट लिख दिया है। नाउ आगे बोला है इन द ईयर 2014, इन 2014 द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इन्होंने बोला है प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू, ये मार्क कर लो, प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू रिक्रूटमेंट ऑफ 60% मोर वर्कर्स इन द फैक्ट्री, but the overall efficiency will decline by 10% on account of recruitment of new workers। तो नए वर्कर्स आए हैं उसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी में डिक्लाइन है 10% से, और देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो ये ऐड होने वाला है, एंड वेरिएबल ओवरहेड में 60%, और मटेरियल कॉस्ट कम होने वाला है 6% से, और बोला है द कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ascertain the cost of production and the selling price। ठीक है, करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता अगर अपने पास है ना यहाँ पे यूनिट्स होते, तो बहुत सिंपली फटाफट फटाफट सारे कैलकुलेशंस बन जाते, बट यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, तो अपन लोग को यहाँ पे यूनिट्स जो है वो अज्यूम करने पड़ेंगे और अपने को वहां से कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे? मैं बोलता हूं मान लो अपने पास करंटली 100 वर्कर्स है, ठीक है, तो अब कितने वर्कर्स हो गए, प्लस 60%, सो नाउ वी हैव 160 वर्कर्स। ठीक है, मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि ओरिजिनली 100 वर्कर्स जो है ये लोग अपने को 100 यूनिट बना के देते थे, अजम्पशन है, कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं कर रहा हूं 100 वर्कर 100 यूनिट बनाते थे, तो अब अगर मेरे पास 160 वर्कर्स है, अगर 160 वर्कर्स है तो कितने यूनिट्स अपन लोग कर सकते हैं, अपन लोग कर सकते हैं 160 यूनिट्स। ठीक है, अपन लोग 160 यूनिट्स कर सकते हैं, बट इतने यूनिट्स तब होते हैं अगर सब लोग सेम एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते। आर वी वर्किंग एट द सेम एफिशिएंसी? द आंसर इज नो, देयर इज अ 10% डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी। तो मतलब अपने यूनिट्स कितने बन रहे हैं, 144। समझा क्या? तो जहां पे पहले 100 यूनिट बन रहे थे अब 144 यूनिट्स बन रहे हैं, जहां पहले 100 वर्कर थे अब वहां 160 वर्कर्स बन गए हैं। क्लियर है? तो यहां पे है ना, देख क्या बोला हुआ है आगे। अब अपने को है ना इसके बेसिस पे अपनी कॉस्ट रिवाइज करनी है और सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो सबसे पहला आइटम देख अपने पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वो करंटली कितना है, 12 लाख। करंटली यूनिट्स कितने हो रहे हैं, 100, तो वो 100 यूनिट्स के लिए 12 लाख है, तो वो 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा, सो 12 लाख इंटू 144 डिवाइडेड बाय 100, 17,28,000। बट दिस इज नॉट योर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि देयर इज अ 6% रिडक्शन इन द मटेरियल कॉस्ट। यार तुम ज्यादा खरीद रहे हो ना तो तुम्हें बल्क डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो उतना 6% से है ना तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ये कर देंगे, आ गया है 16,24,320। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट लेबर। ध्यान रखना, डायरेक्ट लेबर वर्कर्स को दिया जाता है। करंटली जितना भी डायरेक्ट लेबर है 7 लाख, दैट इज फॉर 100 वर्कर्स। तो 160 वर्कर्स को कितना वेजेस जाएगा? यहां पे 144 नहीं ले सकते। देख, देयर इज अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अब हुआ क्या, यहां पे तुमने 160 यूनिट जितना पेमेंट कर दिया, बट एक्चुअली है ना तुम्हें यूनिट्स 144 ही मिले, तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, वर्कर बेयर नहीं करेगा। वर्कर आया है 10 to 6 या 9 to 5 या जो भी, उससे काम स्लो हो रहा है क्योंकि वो नया है, वो कामचोर नहीं है, तुम उसके पैसे नहीं काट सकते। समझा क्या? तो 100 वर्कर अगर
7 लाख बना रहे थे, 160 वर्कर्स कितना बनाएंगे? 11,20,000। फिर है फिक्स ओवरहेड्स 3,60,000 है। अजय ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है नंबर ऑफ यूनिट से, बट इसमें बोला है 20% इंक्रीज होने वाला है, बराबर। हाँ, सो 3,60,000 प्लस 20%, 4,32,000। और वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड अपने पास क्या होने वाला है? 100 यूनिट्स के लिए जो करंटली दिया है 2,50,000, 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा? तो 2,50,000 इंटू 1.44, 3,60,000 है, प्लस द 60%, प्लस द 60%, क्योंकि उतना वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया है। सो इंटू 1.6, 60% के लिए 5,76,000, और ये हो गया अपना टोटल कॉस्ट, प्लस 4,32,000 प्लस 11,20,000 प्लस 16,24,320, 37,52,320, एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब प्रॉफिट के लिए क्या बोला है? इट इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 10% ऑन सेल्स। तो सेल्स को ले लेंगे 100, प्रॉफिट 10, ये 90, तो आ रहा है 41,69,244। तो ये हो जाएगा 4,16,924। और अपने पास आ गया सेल्स। प्लीज 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 इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट से सेलिंग प्राइस पर यूनिट मत ढूंढ लेना, क्योंकि बॉस ये 100 यूनिट्स और 144 यूनिट्स सब हाइपोथेटिकल है। तुम्हें क्या मालूम एक्चुअल में यूनिट्स कितने हुए? तो इसको आगे डिवाइड मत कर देना भैया, रॉन्ग हो जाएगा। इवन दो दे हैव आस्क्ड फॉर सेलिंग प्राइस, यू कांट गो बियॉन्ड सेल्स। सेल्स के आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं चाहिए यहां पे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? अथर्व फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट and has a manufacturing capacity of 3,000 units per week, of 48 hours. From the records of the company, the following data are available regarding output and cost of 3 consecutive weeks. तो वीक नंबर 1, 2 and 3 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है वो दे दिया है, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, और बोला assuming the company charges a profit of 20% on selling price. Okay. Find out the selling price per unit when the output is 2,000 units. 2,000 यूनिट के टाइम पे क्या अपने पास आएगा सेलिंग प्राइस, वो अपने से पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फंडामेंटल्स ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पे 3 लेवल्स पे कॉस्ट है, तो अपन को सबसे पहले और अपने को चौथे ही लेवल पे कॉस्ट बनाना भी है। 3 लेवल पे कॉस्ट है, चौथे लेवल पे कॉस्ट बनाना है। अपने को मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा वेदर द कॉस्ट इज फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे? अगर पर यूनिट सेम हुआ, अगर पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल सेम है तो फिक्स कॉस्ट, और अगर किधर भी सेम नहीं है तो इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स कर लेते। तो 9,000 डिवाइड बाय 1,200, ये 7.5 है। फिर 12,000 डिवाइडेड बाय 1,600, ये भी 7.5 आ रहा है। 13,500 डिवाइडेड बाय 1,800, ये भी 7.5 ही है। तो मतलब ये वाला कॉस्ट क्या हो गया? वेरिएबल। फिर नेक्स्ट चेक करते, 3,600 डिवाइड बाय 1,200, 3, 4,800 डिवाइड बाय 1,600, 3, 5,400 डिवाइड बाय 1,800, ये भी 3, मतलब ये भी वेरिएबल कॉस्ट ही हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करते, 31,000 डिवाइड बाय 1,200, ये 25.833 है। 33,000 डिवाइडेड बाय 1,600, 20.625, 34,000 डिवाइडेड बाय 1,800, 18.8888,
तो मतलब ये टोटलिटी में भी सेम नहीं है, पर यूनिट पे भी सेम नहीं है, मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर देंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है, 33,000 माइनस 31,000, और चेंज इन यूनिट्स है 1600 माइनस 1200, 2000 डिवाइडेड बाय 400। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए हो गया। नाउ इसी को यूज करेंगे एट 1200 यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इज 31,000, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट होएगा 5 पर यूनिट इंटू 1200 यूनिट्स, तो वो हो गया 6,000। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ 25,000। तो फिक्स और वेरिएबल मिल गया। अब अपन लोग अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे फॉर 2000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल 7.5 इंटू 2000, 7.5 ही आया था ना, हाँ 7.5 इंटू 2000, 15,000 ये हो गया। डायरेक्ट लेबर 3 इंटू 2000, तो 6,000 ये हो गया। वेरिएबल ओवरहेड 5 पर यूनिट इंटू 2000 यूनिट्स, 10,000। फिक्स ओवरहेड वो तो फिक्स ही रहेगा, तो वो 25,000। यह आ गया अपने को टोटल कॉस्ट 35, 50, 56,000। और उन्होंने बोला प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे 20% बोला है, तो सेल्स 100, प्रॉफिट 20, टोटल कॉस्ट 80, तो 56,000 डिवाइड बाय 80, 70,000, ये 14,000। एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 2000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं ये कॉस्ट शीट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया 35। बस आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट वाज द ओनली काम, यहां पे इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसके बाद तो नकली सी कॉस्ट शीट बनानी है, वो बन गई। आओ अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सब कुछ सेम है विद वन माइन्यूट चेंज, वन माइन्यूट चेंज। क्या है वो चेंज देखते हैं। बोला है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ आर्टिकल एंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4,000 यूनिट्स पर वीक। The following information shows the different elements of cost for 3 consecutive weeks when the output has changed every week. तो अपने को आउटपुट दे दिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड में देख कितने प्यारे लोग हैं, पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स, खुद ही बोल दिया, लफड़ाई खत्म। और द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर, मार्क करेंगे 5,000 यूनिट्स। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, 4,000, तो 5,000 यूनिट का ऑर्डर कैसे लेंगे। अगर तुम एक वीक में 4,000 यूनिट्स कर सकते हो, तो 5,000 यूनिट्स करने में तुम्हें कितना टाइम जाएगा, तुम्हें लगेगा 1.25 वीक्स। मतलब इसका इंप्लीकेशन देख, वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है नंबर ऑफ यूनिट से, बट the fixed cost will not be applicable only for 1 week. The fixed cost will be applicable for 1.25 weeks. समझा। और बोला है उनको प्रॉफिट चाहिए 16/3 ऑन सेलिंग प्राइस, 16/3 इज 16.666666। और बोला है फाइंड आउट द प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी सोल्ड। ढूंढ देते हैं, ये रहा। सबसे पहले तो अपने को वापस से वो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला है पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेम लाइक द लास्ट क्वेश्चन। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, कोई भी एक लेवल पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 2,800 पे इट इज 16,500, तो 2,800 इंटू 5, उतना तो वेरिएबल पोर्शन हो गया, बचा फिक्स। अब ये जो फिक्स पोर्शन है
ये कैसे आएगा तुम्हारे पास? वो एक हफ्ते का है, 2500 इज फॉर 1 वीक। तुम्हारा ऑर्डर 1 वीक चलने वाला है क्या? नहीं, 1.25 वीक्स चलेगा। 4000 यूनिट बनते हैं एक हफ्ते में, 5000 यूनिट्स के ऑर्डर को 1.25 वीक्स लगेंगे। और उसके बाद 5000 यूनिट का अपन लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं। यहां पे मटेरियल चेक कर लेते हैं, 2000 यूनिट्स के लिए 12000, तो ये 6 हुआ। फिर 16800 डिवाइड बाय 2800, ये भी 6 है। 22200 डिवाइडेड बाय 3700, ये भी 6 है। ये 3 रुपए आ रहा है। 2800 इंटू 3, ये भी मैच है। और 11100 डिवाइड बाय 3700, ये भी 3 ही। तो बस मटेरियल और लेबर तो सिंपल है, 6 रुपए और 3 रुपए इंटू 5000 यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड इट इज 5 पर यूनिट निकाला इंटू 5000 यूनिट। फिक्स ओवरहेड कितना होगा? इट इज 2500 फॉर 1 वीक। अपना ऑर्डर चल रहा है 1.25 वीक्स, तो 1.25 वीक्स के लिए कितना फिक्स कॉस्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई 3125। सर 2 हफ्ते का नहीं लेंगे? नहीं, अगर समझ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मेरा बैच 10 दिन से एक्सटेंड हो गया, तो मैं तुमसे 10 दिन का ही फिक्स कॉस्ट ले सकता हूं ना, पूरा अगले महीने का फिक्स कॉस्ट लूंगा क्या? अगर मैं लूंगा कि नहीं छोड़ दे, तुम दोगे क्या? 10 दिन एक्स्ट्रा बैठे, 10 दिन का पैसा ले लो। सेम 1.25 वीक्स का पैसा ले लो, उसके बाद जो सेकेंड वीक का बचा हुआ पोर्शन है, तुम जो भी दूसरा काम करोगे उससे लो। समझा? तो ये 3125 है, टोटल कॉस्ट आ गया। अब उनको प्रॉफिट कितना चाहिए था? 16.666666% ऑन सेल्स। सेल्स 100, प्रॉफिट 16.666666, तो कॉस्ट कितना? 83.3333। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा तुम्हें सेल्स, और डिवाइड कर देना यूनिट से 5000। सेलिंग प्राइस आ गया 17.55। शॉर्ट। आओ अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है। रियो लिमिटेड अंडरटेक्स टू सप्लाई 1000 यूनिट्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट एवरी मंथ फॉर द मंथ ऑफ Jan, Feb and March 2018. Every month the batch order is opened against which material and labor costs are booked at actual. From the following present the profit per unit of each batch order and the overall possession was 3000 units. अब अगर नोटिस करोगे ना, तो Jan, Feb और मार्च में the output is given, और वो आउटपुट 1250, 1500 और 1000 है। इन्होंने ऑर्डर कितना लिया था? 1000 यूनिट्स का ही, पर यहां पे तो यूनिट ज्यादा हो गए। दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्टर इन द बैच इंडस्ट्री। जैसे मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई एम द 3rd जनरेशन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। मेरे दादाजी ये काम कर रहे थे, मैं भी अभी तक वो काम कर रहा हूं। हम लोग के यहाँ पे ना कलर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर फैब्रिक कलर्स में होते हैं। अगर मेरा रेगुलर कोई कलर है तो वो मैं कस्टमर को जितना चाहिए दे सकता हूं, पर अगर वो कस्टमर मेरे को एक कस्टमाइज कलर मांगता है, तो मेरे को उसको मुझे मिनिमम 1200 मीटर्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम में डाई नहीं होता है। तो अगर वो 1200 मीटर्स ऑर्डर देगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको डॉट टू डॉट पिंच ऑन पिंच 1200 मीटर दे पाऊंगा। हो सकता है वो 1100 हो जाए, 1150 हो जाए, 1250 हो जाए, या 1300 भी हो जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ यूनिट अमाउंट है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है। सो यहां पे कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। मटेरियल और लेबर दे दिया, और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, लेबर इज पेड एट 2 पर आवर। ओके, और Jan, Feb और मार्च में ओवरहेड्स कितना हुआ है वो दे दिया है, और लेबर आवर्स दे दिए। ठीक है, अब अपने को प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट करिए। अब पिछले दो क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा फर्क है बॉस। पिछले क्वेश्चन में अपने को 2-3 लेवल्स पे कॉस्ट दिया था, और एक चौथे ही लेवल पे कॉस्ट मांगा था। तो अपन ने डिटरमाइन किया था कॉस्ट फिक्स या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है।
यहां पे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहां पे तुम्हें करना क्या पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पास है ना पूरे महीने का ओवरहेड है जनवरी का 12,000 का, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ ओवरहेड्स विल बिलोंग ओवर हियर ऑल्सो। इस जॉब में भी थोड़ा सा ओवरहेड चार्ज करना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे ये समझो। जैन फेब और मार्च अपने पास टोटल ओवरहेड्स है कितना, हाउ मच आर द टोटल ओवरहेड्स इन जैन फेब एंड मार्च, 12,000, 9,000, 15,000 डिवाइडेड बाय उस महीने में टोटल लेबर आवर्स कितने हुए, टोटल लेबर आवर्स आर 4,000, 4,500, 5,000। तो अपने को मिल जाएगा ओवरहेड पर लेबर आवर। मतलब 1 घंटा वर्कर ने काम किया ना, तो उधर 3 रुपीज पर आवर का ओवरहेड लगेगा। फेब में 2 रुपए पर आवर, मार्च में 3 रुपए पर आवर। ठीक है, पर ये तो पर आवर है, अपन ने इस जॉब में कितना आवर्स काम किया ये कैसे पता चलेगा, पता चलेगा जैन फेब और मार्च में लेबर का कॉस्ट कितना है। हाउ मच इज द लेबर का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट इज 2,500, 3,000, 2,000 डिवाइड कर लेंगे द रेट पर आवर से। लेबर का रेट पर आवर इज 2 रुपीज। तो अपने को ओवरहेड पर आवर कितना मिल जाएगा, ओवरहेड पर आवर, सॉरी ओवरहेड पर आवर क्या, आवर्स कितने मिल जाएंगे। देख, वर्कर ने 2 रुपए 1 घंटे का लेना है, अपन ने अगर उसको 2,500 रुपए दिए, इसका मतलब कितना, 1,250 आवर्स वर्कर ने काम किया जैन में, फेब में 1,500 आवर्स, मार्च में 1,000 आवर्स। समझा। ओ एक सेकेंड, एक चीज तो रही गई है, यहां पे ऐड करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 15, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 15 रुपीज। ठीक है ना। अब अपने पास है ना इस जॉब में कितने कितने आवर्स काम हुआ है वो पता है, ओवरहेड का रेट पता है। अब अपन लोग यहां पे बहुत सिंपल सा काम कर लेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, और अपने को प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। तो सेल्स कितना होएगा, जनवरी में 1,250 यूनिट्स किया है एट 15 पर यूनिट, तो 1,250 इंटू 15, 18,750। फेब में 1,500 यूनिट्स किया है एट 15, तो 22,500। मार्च में 1,000 यूनिट्स एट 15, 15,000। लेस मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 6,250, 9,000, 5,000। लेबर का कॉस्ट कितना है, लेबर इज 2,500, 3,000 एंड 2,000। और ओवरहेड्स कितना होगा, ओवरहेड्स 3 रुपीज पर आवर है, इंटू 1,250 आवर्स, 3,750। यहां पे 1,500 घंटे काम किया है, 2 रुपीज पर आवर, तो 3,000 ये हो गया। और यहां पे 3 रुपीज पर आवर इंटू 1,000 आवर्स, 3,000 ये हो गए। ठीक है, बस इस पूरे क्वेश्चन में यही एक काम करना था तुम्हें, द ओवरहेड का कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। अब अपने पास आ गया प्रॉफिट, 18,750 माइनस 6,250 माइनस 2,500 माइनस 3,750। 6,250 प्रॉफिट है, डिवाइड कर लो यूनिट से 1,250, तो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा 5 रुपए। फिर 9 3 3 15, ये आ गया 7,500 डिवाइडेड बाय 1,500, तो 5 रुपए। 10,000
तो प्रॉफिट 5,000 फॉर 1,000 यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट 5 आ गया। और उन्होंने ओवरऑल पोजीशन में मांगा है 3,000 यूनिट का, मतलब 3,000 यूनिट्स के लिए प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल है, तुमने 6,250 प्लस 7,500 प्लस 5,000 इतना प्रॉफिट कमाया फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? कितने यूनिट्स के लिए? 1,250 प्लस 1,500 प्लस 1,000, तो 1,250 प्लस 1,500 प्लस 1,000, 3,750 यूनिट्स के लिए तुम्हारा प्रॉफिट है 6,250 प्लस 7,500 प्लस 5, 18,750। तो 3,000 यूनिट के लिए कितना? इंटू 3,000, 15,000 हो गया। द ओनली थिंग दैट यू हैड टू टेक केयर ऑफ वॉज द ओवरहेड वाला पार्ट। पूरे महीने में 12,000 का ओवरहेड किया है, पर पूरे महीने में 4,000 घंटे भी तो काम किए ना। ये जॉब में तो सिर्फ 1,250 आरसी काम हुआ है, तो इसमें उतना ही ओवरहेड लगेगा, 1,250 आरसी था। समझा गया? आजा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस वन इज अ रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। रेप्लिका, बस थोड़ा सा लंबा। क्या बोला है देख, अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ for the ensuing 6 months. Every month a batch order is opened against which materials and labor hours are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. ये लास्ट क्वेश्चन में नहीं बोला था, पर किया वही था, इस क्वेश्चन में बोल दिया है। The selling price contracted is 8 rupees per piece. Selling price भी दे दिया है। From the following data, present the cost and profit per piece. तो इन लोगों को देखिए यहां पे क्या क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन फॉर 1,200 पीसेस। ओके, अब इन्होंने बैच के यूनिट्स दे दिए, मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस है और डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ये लास्ट क्वेश्चन में ढूंढा था, इस बार अच्छे लोगों ने दे दिया है। और अदर डिटेल्स में ना थोड़ा सा एक टेबल का मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो ये अदर डिटेल्स एक्चुअली मंथ है, अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा हो तो। ये है ओवरहेड्स एंड ये है आर्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को रेट पर आर ढूंढना पड़ेगा। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, अपने पास टोटल ओवरहेड्स है, अपने पास टोटल आवर्स है, डिवाइड करेंगे तो हर महीने का ओवरहेड मिल जाएगा पर आवर, ठीक है। फिर हर महीने का अपने को है ना कॉस्ट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, पर एक टोटल कॉलम बना के रखना। बताता हूं क्यों। अब क्योंकि अपने को कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सारे के सारे कॉस्ट पहले ऐड कर लेंगे, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटीरियल, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड्स कैसे आएगा, 2.5 पर आवर, और कितना आवर्स काम हुआ है, 240, तो 2.5 पर आवर इंटू 240 आवर्स, तो अपने को यहां पे टोटल कॉस्ट मिल गया। डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट से, तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, ये अपना पहला रिक्वायर्ड है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मैच कर लेना, तो अपने को प्रॉफिट पर यूनिट भी मिल जाएगा। अब अपने को टोटल किस चीज का चाहिए, अपने को सिर्फ टोटल कॉस्ट का टोटल और यूनिट्स का टोटल चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो टोटल कॉस्ट और टोटल यूनिट्स का टोटल चाहिए। ये भी क्यों बता देता हूं, ओवरऑल पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो ओवरऑल पोजीशन कैसे आएगा, ओवरऑल सेल्स कितना आया, तुमने 1,230 यूनिट्स बेचे एट 8 रुपीज पर यूनिट, तो सेल्स। उसके सामने 1,230 यूनिट्स का कॉस्ट 9,025, तो 815 रुपए प्रॉफिट आया है फॉर 1,230 यूनिट्स। तो 1,200 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 1,230 यूनिट्स का 815, तो 1,200 यूनिट्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। सेम क्वेश्चन, सब सेम, एवरीथिंग सेम,
यहां पे मंथ ज्यादा है पर वर्किंग थोड़ी कम है, समझा गया? एंड दैट्स अबाउट इट। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, an article passes through 3, मार्क कर लो, सक्सेसिव ऑपरेशंस, मतलब एक के बाद एक ऑपरेशन है वो, फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू द फिनिश प्रोडक्ट स्टेज। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21। तो अगर ऑपरेशन 1 में कुछ यूनिट्स इनपुट करोगे, कुछ रिजेक्शन हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। ऑपरेशन नंबर 2 में इनपुट करोगे, रिजेक्शन होएगा, लॉस आउटपुट आ जाएगा। एंड सेम इज विद ऑपरेशन नंबर 3 एज वेल। अब मांगा देख अपने से क्या है, डिटरमाइन द इनपुट रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इन नंबर ऑफ पीसेस in order to obtain 500 pieces at the last operation। ओके, तो ये लोग पूछ रहे कितना इनपुट करे अगर 500 यूनिट लास्ट ऑपरेशन में चाहिए तो देख इन्होंने क्या बोला है, ऑपरेशंस आर सक्सेसिव इन नेचर, मतलब एक के बाद एक होएगा। तो देख लेते हैं इनपुट कितना है, रिजेक्शन कितना है और आउटपुट कितना है। तो प्रोसेस 1 में इनपुट है 1,80,000, रिजेक्शन है 60,000, आउटपुट है 1,20,000। ऑप्शन नंबर 2 1,98,000 इनपुट है, ऑपरेशन 2 में 1,80,000 आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1,44,000, 24 और 1,20,000। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, इनको यहां पे ना लास्ट ऑपरेशन में 500 का आउटपुट चाहिए, तो इनपुट कितना करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैक करते हैं, अगर यहां पे 500 का आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा। इफ 500 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 1,44,000 तो 600। अब ये 600 का इनपुट कहां से आएगा, प्रोसेस 2 से, ये 600। तो अगर 600 का आउटपुट यहां चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा, 600 इंटू 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 660 इनपुट करना पड़ेगा। और अगर इतना इनपुट यहां चाहिए तो ये कहां से आएगा, प्रोसेस 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई 660 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 990। अगर 500 आउटपुट चाहिए तो 990 इनपुट करना पड़ेगा। बट सर ये तो सक्सेसिव ऑपरेशन थे, मतलब अगर यहां पे 1,20,000 आउटपुट आया तो वही इनपुट होना चाहिए था। बात तेरी सही है, बट ये है ना इंडिपेंडेंटली दिए हुए इनपुट आउटपुट लॉस, तुम्हें उसमें से चेन बना के फर्स्ट प्रोसेस के इनपुट तक पहुंचना है। तो इनपुट का जो चेन है ना वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। उन्होंने इंडिपेंडेंट नंबर्स दिए, चेन तुम्हें बनानी है, समझा गया। अच्छा, एक और पार्ट दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड रिक्वायर्ड में देख, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर 1 पीस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इफ द वेट ऑफ फिनिश पीस इज 0.5 kgs एंड द प्राइस ऑफ मटेरियल इज 80 पर kg। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं अगर आधा किलो आउटपुट आया तो उसका कॉस्ट क्या होगा ये बता दो। ठीक है, अगर तुम 990 इनपुट करते हो ना तो तुम्हें 500 का आउटपुट आता है। अगर तुम्हें आधा किलो आउटपुट चाहिए, अगर 0.5 kg आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा 0.99 kg। और ये kgs कितने में लेके आओगे, लेके आएंगे 80 पर kg पे, तो ये हो गया 79.2। मतलब अगर तुम्हें आधा किलो आउटपुट चाहिए तो इनपुट करना पड़ेगा तुम्हें कितना, इनपुट लगेगा तुम्हें 0.99 kg और उसका कॉस्ट कितना आएगा 79.2। दिस बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट। अच्छा क्वेश्चन, मिलते हैं अगले में।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब 10 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन एक्चुअली सर्विस कॉस्टिंग का है। अगर तुमने सर्विस कॉस्टिंग नहीं किया है तो पहले कर लो फिर आना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो सर्विस कॉस्टिंग का है। यहां क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहां पे रखा है तो मैंने भी यहीं रखा है यार, क्या करें। अब देख बोला गया है, अ कंपनी वांट्स टू आउटसोर्स द ऑपरेशन ऑफ इट्स कैंटीन टू अ कॉन्ट्रैक्टर। ओके, द कंपनी विल प्रोवाइड स्पेस फॉर कुकिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्नीचर इन द कैंटीन। The contractor will have to provide lunch to 300 workers, of which 180 are vegetarian, rest are non-vegetarian. इनके आए मार्क करो। In the case of a non-veg meal, there will be a non-veg item in addition to the veg items. In addition to the veg item, yeah, ठीक है। A contractor who is interested in the contract has analyzed the cost likely to be incurred. ओके, हिज एनालिसिस इज गिवन बिलो। तो उन्होंने सीरियल्स का कॉस्ट दिया है, वेज आइटम्स, नॉन वेज आइटम्स। ध्यान रखना, वेज आइटम्स ये लोग, ये जो स्टेटमेंट में बोला है इसका मतलब क्या है, इफ अ वेज मील हैज 5 आइटम्स, द नॉन वेज मील ऑल्सो हैज दोस 5 आइटम्स प्लस 1 एडिशनल नॉन वेज आइटम। ठीक है, स्पाइसेस है, कुकिंग ऑयल है, 1 कुक, सैलरी इज 13,000 पर मंथ, 3 हेल्पर, सैलरी 7,000 पर मंथ पर हेड। एक बंदे का एक महीने का 7,000 है। फ्यूल 2 कमर्शियल सिलेंडर्स पर मंथ, प्राइस 1,000 ईच। ओके, ऑन एन एवरेज द कैंटीन विल रिमेन ओपन फॉर 25 डेज इन अ मंथ। एक महीने में 25 दिन ऑपरेशनल है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये मार्क करो, the contractor wants to charge the non-veg meals at 1.5 times of the veg meal. तो जो भी वेज मील का कॉस्ट होगा उससे 1.5 टाइम्स नॉन वेज मील का कॉस्ट होगा। और अपने से पूछा है प्राइस पर मील वेज एंड नॉन वेज सेपरेट, इफ द कॉन्ट्रैक्टर शुड कोट इफ ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हिज टेकिंग्स। अब यहां पे ना क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता अगर अपने पास वेज अलग है, नॉन वेज अलग है और अपन लोग सब कुछ अपने अपने हिसाब से कर ले रहे हैं, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग। बट वो सिचुएशन यहां पे नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे है ना वो लोग है ना अपने पास सब कुछ क्लब्ड कॉस्ट दिया हुआ है। क्या सर क्लब कॉस्ट, ये सीरियल, वेज, नॉन वेज, स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल, ये सब तो अलग अलग आ जाएगा ना। बट हेल्पर और कुक कैसे डिवाइड करोगे? कुक ने कितना टाइम वेज मील बनाने में लगाया, कितना नॉन वेज मील, पता नहीं। हेल्पर वेज खाना बनाने में हेल्प कर रहा था, नॉन वेज खाना, पता नहीं। वो फ्यूल जो है वो वेज खाने में ज्यादा लगाएगी, नॉन वेज में पता नहीं। सो व्हाट विल डू इज अपन एक महीने का कंबाइंड टेकिंग्स लेंगे कि एक महीना अगर कैंटीन चलाना है तो टोटल अपने को कितना पैसा आना चाहिए और उसमें से वेज और नॉन वेज अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, देख कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो पूरे मंथ में मील्स कितने होंगे? तुम लोग 300 मील डेली सर्व कर रहे हो फॉर 25 डेज, तो मतलब 7,500 मील्स तो हो गया, 7,500 मील्स हुआ। अब इसमें से वेज कितना और नॉन वेज कितना? वेज 180 है, नॉन वेज 120 है, तो इसी रेशियो में डिवाइड कर लेते। 7,500 डिवाइड बाय 300 इंटू 180, तो 4,500 वेज मील्स हो गए, तो नॉन वेज मील्स होंगे 3,000। दैट्स ऑल, इतने ही मील्स होने वाले अपने वेज और नॉन वेज में। अब सबसे पहला खर्चा अपन लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टेकिंग्स। स्टेटमेंट ऑफ टेकिंग्स पर मंथ, दैट विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है? सीरियल। अब ये 8 पर मील है, अपन लोग को सारे मील्स में वेज हो या नॉन वेज सारे मील्स में लगेगा, तो 7,500 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरे ख्याल से 60,000 हो गया। फिर क्या है? वेज आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वेज आइटम्स है 5 पर प्लेट और ये सारे मील्स में होगा। द नॉन वेज मील विल हैव 1 आइटम एडिशनल टू द वेज आइटम।
तो ये तो सारे मील में लगने वाला है। तो ये हो गया कितना, 37,500। फिर है अपने पास नॉन वेज आइटम्स, ये 15 रुपए पर मील है, पर ये तो सिर्फ नॉन वेज मील्स में ही जाएगा। क्यों वेज आइटम सारे मील में? क्योंकि द वेज आइटम्स आर देयर इन ऑल द मील्स। उन्होंने बोला है द नॉन वेज आइटम विल हैव, द नॉन वेज मील विल हैव ऑल द वेज आइटम्स प्लस 1 नॉन वेज। तो वेज आइटम सारे 7,500 मील्स में होगा ही होगा। सिर्फ नॉनवेज मील में एक नॉनवेज आइटम ऐड है। तो नॉनवेज आइटम्स अपन लोग कितने मील्स में ऐड करेंगे? सिर्फ 3,000, तो 45,000 वो हो गया। फिर स्पाइसेस है 1 पर मील इंटू 7,500। नमक मसाले तो सब में लगेंगे ना यार। फिर ऑयल है 4 पर मील इंटू, ये भी तो सारी मील्स में लगेगा, तो 30,000। फिर कुक वो 13,000 रुपए लेगा महीने का। हेल्पर 7,000 रुपए एक लेगा, अपने पास ऐसे 3 है, तो मतलब 21,000 हेल्पर्स के हो गए। और फ्यूल 1,000 रुपए का एक सिलेंडर है, 2 लगाए हैं, तो 2,000 रुपए ये हो गए। यहां पे आ गया अपना टोटल कॉस्ट, तो 97,500 प्लस 52,500 प्लस 43,000 प्लस 23,000, 2,16,000। मैं दो नंबर ऐड कर रहा था इसके लिए। ऐड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। उनको सेल्स क्या, प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% ऑन टेकिंग्स, तो टेकिंग्स है 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, तो 2,70,000 रुपए सेल्स हो गया, 54,000 हो गया प्रॉफिट। यहां तक तो आ गया। अपने को पूरे महीने टूर में 2,70,000 का कलेक्शन इकट्ठा करना है। और उन्होंने क्या बोला है? नॉन वेज मील्स 1.5 टाइम्स होने वाले, तो लेट द वेज मील बी एक्स। तो नॉन वेज मील कितने का हुआ? 1.5x, बराबर ना 1.5 टाइम्स। अब तुम 4,500 वेज मील्स कर रहे हो तो उसका ₹100 मिलेगा। तुम 3,000 नॉन वेज मील्स कर रहे हो तो उसका 1.5x मिलेगा, और टोटल होना चाहिए 2,70,000। तो 3,000 इंटू 1.5, 4,500 प्लस 4,500, 9,000x इज 2,70,000। एक्स आ गया 30। एक्स क्या है? वेज मील 30, तो नॉन वेज कितना होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ 30, तो 45। अब ये तो हो गया अपना पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में देख क्या बोला हुआ है? द प्राइस पर मील सेपरेटली फॉर वेज एंड नॉन वेज that a worker will be required to pay if the company provides 60% subsidy for meals out of the welfare fund। इसका मतलब कंपनी 60% सब्सिडी दे रहा है, मतलब कंपनी बेयर कर रहा है 60% कॉस्ट, तो वर्कर को कितना बेयर करना पड़ेगा? सिर्फ 40%। तो सब्सिडाइज रेट्स कितने हुए? सब्सिडाइज रेट्स जहां 30 रुपीज था वेज का, वहां पे 60% डिस्काउंट मिल गया, तो अब 12 रुपीज फॉर वेज, और 45 रुपीज के में 60% का डिस्काउंट मिला, तो ये कितना हो जाएगा? 18 रुपीज फॉर नॉन वेज। बचा हुआ पैसा वेलफेयर फंड से। समझा? बेसिक क्वेश्चन सिंपल है, बस ये याद रखना। वेज एंड नॉन वेज, एक्स एंड 1.5x, और नॉन वेज मील्स में वेज आइटम्स विल बी इन ऑल द 7,500 मील्स। इतना ही ध्यान रखना था, यही नया था इस क्वेश्चन में। आओ अगला देखते हैं। हाँ जी सर, जो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं दैट इज EBQ और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वाई? सबसे पहले समझ लो,
ये ईओक्यू और ईबीक्यू दे आर कमिंग आउट ऑफ द विल्सन स्क्वायर रूट फॉर्मूला। अब इस स्क्वायर रूट फॉर्मूला का इजाद क्यों हुआ था, ये इन्वेंट क्यों किया गया था? इट वाज टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अ वन टाइम कॉस्ट एंड अ रेकरिंग कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट और रेकरिंग कॉस्ट के लिए इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए विल्सन का स्क्वायर रूट फॉर्मूला बनाया गया था। अब जब तुम ईओक्यू कर रहे थे तब क्या पर्पस था कि अपन एक बार में कितना रॉ मटेरियल मंगाए एक साथ, इज व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसमें एक वन टाइम कॉस्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट था, वो रेकरिंग कॉस्ट था। सो वन टाइम कॉस्ट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वाज रेकरिंग कॉस्ट। ठीक है। अब सिमिलर फॉर्मेट इज इन ईबीक्यू एज वेल। ईबीक्यू में भी अपन लोग क्या देख रहे हैं, अपन लोग कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करें वन टाइम में, एक बार में अपना फिनिश गुड्स कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। यू हैव एन वन टाइम कॉस्ट विच इज द सेटअप कॉस्ट। मशीन को सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो वन टाइम है, सो दैट इज द सेटअप कॉस्ट विच इज वन टाइम, और कैरिंग कॉस्ट है दैट इज अ रिकरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम है और इसलिए सोल्यूशन भी सेम है। अपन लोग विल्सन का स्क्वायर रूट फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं ईबीक्यू कैलकुलेट करने में भी। नाउ वन टाइम पर्पस यहां पे दिया हुआ है, कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, ईबीक्यू में कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करना है। इसमें वन टाइम कॉस्ट क्या है, ईओक्यू में वन टाइम कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईबीक्यू में सेटअप कॉस्ट, रेकरिंग कॉस्ट दोनों में कैरिंग कॉस्ट ही लगता है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल सेटअप कॉस्ट सेम होता है। जब तुम ईओक्यू कर रहे हो तब तुम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कर रहे हो विच इज एडी अपॉन ईओक्यू इनटू ओसीपीओ। उसी का ही सिमिलर यहां पे टोटल सेटअप कॉस्ट। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा, एडी अपॉन ईबीक्यू इनटू द सेटअप कॉस्ट। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों जगह पे सेम ही लगने वाला है, हाफ ऑफ ईओक्यू इनटू सीसी पूपा, हाफ ऑफ ईबीक्यू इनटू सीसी पूपा, सो इट इज द सेम। यहां पे तुम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करते हो कि कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, दैट इज एडी अपॉन ईओक्यू, और यहाँ पे ईबीक्यू में तुम फाइंड करो कितने बार सेटअप करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेटअप्स, दैट इज एडी अपॉन ईबीक्यू। सेम फॉर्मूला तक सेम है, बस ओसीपीओ के बदले सेटअप कॉस्ट पर सेटअप लगेगा। एवरीथिंग इज द सेम। डिमांड एनुअल होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर या पर सेटअप होना चाहिए, सीसी को पूपा होना चाहिए, पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। और जो ईओक्यू में लॉजिक था दैट एट ईओक्यू टीओसी इज इक्वल टू टीसीसी, एट ईबीक्यू द टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, सब कुछ सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी कर लो सब कुछ सेम ही कैलकुलेट होगा। इनफैक्ट द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो द सेम। अपन लोग वो कंपैरिजन बनाते थे, पता है कि अगर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, सेम टाइप है ना यहाँ पे भी होने वाला है। सो एवरीथिंग इज द सेम। ठीक है, तो इसलिए ना ये फॉर्मूला सेम है। देयर इज अ रीजन व्हाई द फॉर्मूलाज आर द सेम एंड दिस इज द रीजन। इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, ईओक्यू में अपन इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि अपन कितना फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल एक साथ मंगाए, और ईबीक्यू में फाइंड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम टू फिगर आउट एक साथ कितना फिनिश गुड्स एक साथ बनाना। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इट इज द टोटल थिंग। अब इसको अपन लोग कर रहे हैं स्टॉप, अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो से कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट, फटाफट देख लेते हैं। चल हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 साथ में। अब यहाँ पे ना अपने को क्या दिया हुआ है, देख अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में मंथली डिमांड है। डिमांड अपने को कैसा चाहिए होता है, एनुअल, वो चीज का हमेशा ध्यान रखना। सेटअप कॉस्ट पर बैच दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द यूनिट ये पू हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये पा हो गया, और अपने को बोला है डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना होगा 500 इंटू 12 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के लिए सेटअप कॉस्ट लगेगा विच इज 60 एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पर यूनिट पर एनम पू कितना है 20 पर 10%। So 2 into 500 into 2 into 500 into 12 into 60 divided by 2 का रूट 600 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते।
Messrs KBC Bearings Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum to Messrs KMR on a steady daily basis. मतलब ये क्या हो गया? Annual demand. It is estimated that it costs 1 rupee as inventory holding cost per bearing per month. तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट है, पर ये पूपा नहीं है, ये पूपा में, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और बोला सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर इज 3200, तो अपने को सेटअप कॉस्ट दे दिया। और बोला व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर, तो ये तो बहुत सिंपल है यार, EBQ ढूंढ रहे, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट 3200, कैरिंग कॉस्ट अपने को दिया है पूपम, अपन को करना है पूपा, सो 1 इंटू 12, सो 2 इंटू 48,000 इंटू 3,200 डिवाइडेड बाय 12 रूट, तो ये 5059.6 आ रहा है, तो मैं इसको 5060 लिख देगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देख क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहे, तो मतलब कितने टाइम में बैच चलाओगे, बहुत सिंपल है यार, तुम्हें पूरे साल में 48,000 चाहिए और एक बार में 5060 तुम यूनिट्स बनाने वाले हो, तो तुम्हें कितनी बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तुम्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा 9.48 टाइम्स, मतलब 10 रन्स तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। इन हाउ मेनी डेज? 365 डेज। तो एक रन कितने दिन में होएगा? 36.5 डेज। तुम्हें है ना EOQ में एक कॉन्सेप्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता था बॉस? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आता था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आता था, उसका फॉर्मूला क्या था? 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहां पे भी सेम कर रहे हैं, बट इट इज नंबर ऑफ सेटअप्स, सो एनुअल डिमांड अपॉन EBQ, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ सेटअप्स, 10 रन करने पड़ेंगे इन 365 डेज, तो एक रन कितने दिन में। एंड लास्टली इन्होंने अपने से पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होने वाला है? इट विल बी द टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस द टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे रखने आएगा अपने को? इट इज द सेम एज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, it will be AD upon EBQ into the setup cost। AD कितना है? 48,000 upon EBQ 5060 into setup cost 3,200, so 48,000 divided by 5060 into 3,200, so 30,355 है, तो मैं पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैं ना इसको कर लेता हूं 30,356। टोटल कैरिंग कॉस्ट ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि EBQ है ना बॉस, तो इट विल बी द सेम, तो ये हो गया 60712। हो गया क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक, सेम एज EOQ। अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते। 13, 14, 15 और इनफैक्ट आई थिंक 16 ऑल्सो, ये सारे के सारे सेम ही है। हाँ, तो 13, 14, 15, 16 सब सिमिलर है। एक 13 कर लेते, 14, 15, 16 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दैट सिंपल। आजा, बोला है अ कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स at a rate of 18,000 columns per order during the past years। ये 90,000 क्या हो गया? This is your annual demand। What is 18,000? This is your current batch size। तुम currently ये batch size में manufacture कर रहे हो। और बोला है the production cost comprises 2120 for material, 60 for labor and 20 for fixed overheads। तो 2120 plus 60 plus 20, तुम्हारा मटेरियल का जो पू होने वाला है ना वो 2200 होगा। वाई? बिकॉज द पर यूनिट दैट द कॉस्ट इज ऑफ दैट प्रोडक्ट। फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड सब कुछ, तो दैट विल बिकम 2200। और बोला इट कॉस्ट 1500 टू सेट अप वन रन ऑफ। हाँ, यहां पे इंस्टीट्यूट रॉन्ग हो गया।
टू सेट अप वन रन ऑफ 18,000 कॉलम्स। बस बहुत सिंपल है, तुम एक रन का 1500 रुपए देने वाले हो। अब उस रन में तुम 18,000 यूनिट करो, 10,000 करो, 50,000 करो या पूरे 90,000 करो, इट इज सपोज टू बी द सेम। तो इसलिए ऐसा बोलना ना थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा वेग है। यू कैन नॉट से दैट 18,000 कॉलम्स के लिए है ना तुम्हें 1500 लग रहा है। द सेटअप कॉस्ट इज 1,500 रुपीज पर सेटअप, बस। तो ये हो गया 1,500 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5%, तो ये पर एनम हो गया। अब मांगा देख क्या है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन एंड कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी इज इनकरिंग ड्यू टू 18,000 कॉलम्स का प्रोसेसिंग। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपन लोग ईबीक्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू एनुअल डिमांड इज 90,000, इधर क्या क्वेश्चन, हाँ, इंटू सेटअप कॉस्ट इज 1,500 एंड कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, द पू इज 2,200 एंड पा इज 5%। So 2 into 90,000 into 1500 divided by 110 and root 1566.69 है, तो मैं इसको 1567 यूनिट्स कर दे रहा हूं। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, ईबीक्यू। एंड नाउ दे आर आस्किंग एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा है, तो अपन लोग वो फाइंड कर लेते हैं। बट यहां पे एक छोटा सा चेंज है। अच्छा, ये क्वेश्चन अपन लोग ने ईओक्यू में भी किया कि अगर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो कितना अपने को डिफरेंस आएगा। तो उसमें अपन लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल का परचेज कॉस्ट ऑल्सो। बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढते थे। यहां पे तुम्हें दो ही कॉस्ट ढूंढना है, टोटल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, फुल स्टॉप। तो यहां पे है ना टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा, दैट इज हाफ ऑफ ईबीक्यू इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 1567 इंटू 1500। सो 1567, सॉरी माय बैड, क्या लिख दिया, टोटल सेटअप कॉस्ट 80 अपॉन ईबीक्यू नालायक इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, सॉरी। तो 80 कितना है, 90,000 डिवाइडेड बाय 1567 इंटू सेटअप कॉस्ट है 1500। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1567 इंटू 1500, तो ये आ रहा है 86,150 1.88, तो 152 लिख रहा हूं। द टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम एज टोटल सेटअप कॉस्ट एट ईबीक्यू, तो वो तो चिपका ही दो 86,152। तो 86,152 ट्वाइस 1,72,304, ये हो गया द कॉस्ट एट ईबीक्यू। अब एट करंट टर्म्स में अपना ऑर्डर साइज या सॉरी बैच साइज कितना है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग 18,000 कॉलम्स इन वन गो। 18,000 कॉलम्स इन वन गो मतलब एक बार में 18,000 यूनिट बना रहे, तो अपने को टोटल सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा, दैट विल बी 80 अपॉन बैच साइज, इसको ऐसे लिख रहा हूं, बैच साइज इनटू द सेटअप कॉस्ट। एनुअल डिमांड कितना है, 90,000, बैच साइज इज 18,000 यूनिट्स, तो एक बार में 18,000 यूनिट बनाना है, टोटल 90,000 बनाना है, एक बार में 18,000 बना रहे हो, कितने बैचेस, 5, एंड कॉस्ट कितना है एक बैच का 1500, तो वो 7,500। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, हाफ ऑफ ईबीक्यू, सॉरी हाफ ऑफ बैच साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ध्यान रखना ये दोनों सेम नहीं होंगे, दिस विल नॉट बी द सेम। क्यों, ईबीक्यू पे ही सेम होते हैं सेटअप और कैरिंग कॉस्ट, सेम लाइक ईओक्यू। एट एनी अदर लेवल दे विल नॉट बी द सेम। सो हाफ ऑफ बैच साइज कितना है, 18,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट इज 110, सो 9,000, दैट इज हाफ ऑफ 18,000 इंटू 110, 9,90,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया,
997,500 और अपना डिफरेंस कितना है? एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड बी हाउ मच इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट? -172,304, 8,25,196। बस आगे के सारे क्वेश्चन में यही करते जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले में। हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है। यहां पे एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 bearings per annum to Y लिमिटेड ऑन स्टेडी बेसिस। मतलब ये क्या हो गया? एनुअल डिमांड। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ। तो ये वापस से पूपम है। एंड सेटअप कॉस्ट इज 324। व्हाट विल बी द ऑप्टिमम रन साइज? ये भी क्यों हो गया? Assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, how much extra cost is the company incurring as compared to the optimum run size? And what is the minimum inventory holding cost? अब है ना, यहां पे बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो EBQ फाइंड कर लेते। 2 into एनुअल डिमांड 24,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? सेटअप कॉस्ट 324 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 0.1 पर मंथ इंटू 12, सो 1.2 हो जाएगा। वो आंसर आ रहा है 3,600। अब वही कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर 3,600 यूनिट बनाया तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना आएगा? AD अपॉन EBQ इंटू सेटअप कॉस्ट। AD कितना है? 24,000। EBQ इज 3,600 इंटू 324, 2160। अब यही 2160 जो है वो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट भी है, तो यहां पे तो कॉस्ट आ गया। और अगर तुम लोग 6,000 यूनिट बनाने का सोचते हो तो कितने सेटअप लगेंगे? देख, तुम्हें 24,000 बनाने टोटल, एक बार में 6,000 बनाओगे, सो 80 अपॉन बैच साइज इनटू द सेटअप कॉस्ट। तो यहां पे तुम लोग को 4 ही सेटअप लगेंगे, तो 4 सेटअप का कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट विल बी हाफ of whatever you manufacture. So half of 6,000 into the CC पूपा आ गया, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, इन्होंने एक और थर्ड सवाल पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब है ना, देख, 2 क्वेश्चन पहले है ना, अपने को क्या पूछा था? इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड। हाँ, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब सेटअप और कैरिंग दोनों ऐड करके, बट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट। और उन्होंने मिनिमम पूछा है, तो इट इज एट EBQ। अब ऐसे तो हाइपोथेटिकली है ना, अगर तुम एक ही यूनिट बनाओगे एक बैच में तो उसमें तो कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, बट ये है ना, मिनिमम के साथ साथ ऑप्टिमम होना भी जरूरी है। तो इसलिए the carrying cost at EBQ is supposed to be the most optimum minimum cost, which will be 2160. Same. आजा, इसी क्वेश्चन में अगला भी कर लेते। नहीं, अगले में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देख क्या बोला हुआ है। अर्नव मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पिस्टन्स यूज्ड इन कार इंजिन्स। As per the study conducted by Auto Parts Manufacturers Association, there will be a demand of 80 million pistons in the coming year. ये पूरे, एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, 1 सेकेंड। हाँ, सो ये जो 80 मिलियंस का डिमांड है, ये 80 मिलियन का डिमांड टोटल डिमांड है पूरी इंडस्ट्री का। वैसे 1 मिलियन होता कितना है? अ मिलियन इज 10 lakhs, तो 80 मिलियन कितना होएगा? 10 lakhs into 80, तो 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ यूनिट्स अपने पूरे टोटल इंडस्ट्री का डिमांड है। अर्नव मोटर्स का डिमांड नहीं है, वो पूरे इंडस्ट्री का डिमांड है। और बोला अर्नव मोटर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 1.15% ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। तो यह 8 करोड़ टोटल मार्केट का डिमांड है, इसमें से 1.15% अर्नव का डिमांड होएगा। तो 8 करोड़
इंटू 1.15%, एक सेकेंड ना, इंटू 1.15%, तो ये हो रहा है 9,20,000। समझ में आया? दिस इज द टोटल डिमांड फॉर अर्नव। ठीक है, अर्नव का डिमांड है, एनुअल डिमांड 9,20,000, और बोला है इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 1.5 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर पिस्टन पर मंथ। वापस पूपम दे दिया तो इंटू 12, एंड सेटअप कॉस्ट इज 3,500। अब मांगा क्या है? ऑप्टिमम रन साइज मतलब EBQ, and assuming that the company has a policy of manufacturing 40,000 pistons per run, how much extra cost would they be incurring as compared to the optimum run size? Same required, सब कुछ सेम। अब यहां पे देख, अपने पास टोटल डिमांड कितना है मार्केट का? 8 करोड़, उसमें से 1.15% है अर्नव का, तो अर्नव का डिमांड 9,20,000। अब सबसे पहले EBQ फाइंड करेंगे। 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना? 9,20,000 इंटू द सेटअप कॉस्ट 3,500 अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब उन्होंने ना जो पर यूनिट दिया 1.5, वो पर यूनिट पर मंथ है, तो इंटू 12 EBQ आ गया। छोटा मोटा राउंड ऑफ एज हो गया। अब सबसे पहले अपन लोग टोटल सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट EBQ पे फाइंड करेंगे। तो टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा? AD अपॉन EBQ इंटू द नंबर ऑफ सेटअप्स। सॉरी, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। अर्नव मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पिस्टन्स यूज्ड इन कार इंजिन्स। As per the study conducted by Auto Parts Manufacturers Association, there will be a demand of 80 million pistons in the coming year. ये 80 मिलियन पिस्टन्स पूरे डिमांड, पूरे मार्केट का डिमांड है, ये अर्नव का डिमांड नहीं है, पूरे मार्केट के लिए इतना डिमांड है, ध्यान रखना। वो वैसे 80 मिलियन होगा कितना? 1 मिलियन इज 10 lakhs, तो 10 lakhs इंटू 80, तो 8 करोड़ हो जाएगा डिमांड फॉर द एंटायर मार्केट। ये अर्नव का डिमांड नहीं है, पूरे मार्केट का डिमांड है। और देख आगे क्या बोला है, अर्नव मोटर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 1.15% ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। तो 8 करोड़ का 1.15%, दैट इज अर्नव मोटर का डिमांड, तो वो कितना हो जाएगा? 8 करोड़ इंटू 1.15%, 9,20,000। ये अर्नव का एनुअल डिमांड है। और फिर क्या बोला है? इट इज एस्टिमेटेड इट कॉस्ट 1.5 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर पिस्टन पर मंथ। वापस से पूपम दिया है, उसको पूपा करेंगे। एंड द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर इज 3,500। अब मांगा देख क्या है अपने से, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर, तो ये क्या हो गया? EBQ। एंड आगे बोला है assuming that the company has a policy of manufacturing 40,000 pistons per run, how much extra cost would the company be incurring as compared to the optimum run size? Same required है boss, same। So देख, सबसे पहले तो पूरे मार्केट का डिमांड कितना है? 8 करोड़, उसमें से 1.15%, 9,20,000 इज द AD फॉर अर्नव। अब सबसे पहला काम EBQ, क्योंकि उन्होंने ऑप्टिमम रन साइज पूछा है, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड 9,20,000 इंटू द सेटअप कॉस्ट विच इज 3,500 अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करना पड़ेगा। अपने पास जो कैरिंग कॉस्ट है 1.5, दैट इज पर मंथ इंटू 12, तो ये हो गया अपना EBQ। थोड़ा मोड़ा है ना, राउंड ऑफ वगैरह हो सकते हैं, दैट इज ओके। ठीक है, अब फॉर सेकंड पार्ट अपन टोटल कॉस्ट एट EBQ ढूंढेंगे। टोटल कॉस्ट एट द करंट, वो लोग जो 40,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका डिफरेंस। तो EBQ में सबसे पहले अपन लोग टोटल सेटअप कॉस्ट ढूंढेंगे। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा? AD अपॉन EBQ इंटू द सेटअप कॉस्ट। AD 9,20,000, EBQ है और इंटू द सेटअप कॉस्ट, ये आ गया। और द टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी द सेम, तो वो चिपका दो, तो इधर एक कॉस्ट तो मिल गया। राइट साइड में तुम लोग का बैच साइज कितना सोच रहे हो? 40,000, तो सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा? AD अपॉन 40,000 यूनिट्स, इससे पता चलेगा टोटल सेटअप कितने करने, इंटू 3,500।
और कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ वट एवर यू मैन्युफैक्चर, हाफ ऑफ 40,000 इनटू द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो 18 है, 1.5 इज पर मंथ इनटू 12 मंथ्स, तो 3,60,000। तो इधर का भी कॉस्ट आ गया और दोनों का डिफरेंस 1,30,000 रुपीज। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। BTL LLP manufactures glass bottles for HDL Limited, a pharmaceutical company which is in the Ayurvedic medicine business. BTL can produce 2 lakh bottles in a month. ये डिमांड नहीं है, ये कैपेसिटी है। तुम 2 लाख पर मंथ मतलब 24 lakhs पर एनम कर सकते हो। दिस इज नॉट डिमांड, दिस इज कैपेसिटी। सेटअप कॉस्ट पर रन इज 5,200. कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 बॉटल फॉर अ ईयर इज 1.5. तो अपने पास ये तो पूपा ही दे दिया है सीधा। और क्या बोला है, एज पर एन एस्टिमेट HDL Limited can order as much as 19 lakh bottles in a year, spreading evenly throughout the year. ये होगा डिमांड, ये तुम्हारा एनुअल डिमांड हो गया। अब बोला और बोला है साथ में, एट प्रेजेंट BTL मैन्युफैक्चर्स 1,60,000 बॉटल्स इन अ बैच। ओके, 1,60,000 बॉटल्स हो रहा है। अब ये करंट बैच साइज है। सबसे पहले EBQ मांगा है और फिर एनुअल कॉस्ट सेविंग बाय BTL बाय अडॉप्टिंग द EBQ। सेम हर बार क्या पूछते थे, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, ये बार पूछ रहे कि कितना बच जाएगा। तो यहां पे वापस से EBQ फाइंड करेंगे, 2 into एनुअल डिमांड विच इज 19 lakhs, नॉट 24 lakhs, into the setup cost which is 5,200 upon 1.5 which is your carrying cost per unit per annum। आ गया EBQ। अब वही EBQ पे है ना, तुम लोग अपना टोटल सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट फाइंड कर लो। सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा, AD अपॉन EBQ इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। AD 19 lakhs, EBQ है इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, तो वो हो गया। और उतना ही अमाउंट है ना, कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, तो इधर अमाउंट आ गया। राइट साइड में तुम लोग बैच साइज कितना लेके बैठे हो, 1,60,000। तो 1,60,000 के हिसाब से सेटअप कॉस्ट ढूंढेंगे, AD अपॉन 1,60,000 इंटू 5,200। सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, हाफ ऑफ वट एवर यूर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 1,60,000 इंटू द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आ गया अपने को टोटल कितना पैसा बचेगा, 9,588। बस सेम ही है, सब कुछ सेम ही करना है, EOQ वाला ही क्वेश्चंस, रिपीट पे रिपीट। ठीक है, आओ अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव फॉर क्वेश्चन नंबर 17। बोला कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 पेंट लीटर्स ऑफ अ पेंट प्रोडक्ट। तो ये हो गया एनुअल डिमांड। The total demand can be made up of a range of colors to be produced in continuous production run, after which a setup of the machinery will be required to accommodate the color change. ठीक है, the total output of each color will be stored and then delivered to the customer as a single load immediately before the commencement of the next color begins. सेम ही चीज है यार, मतलब क्या करना है अपने को, छोड़ कभी भी दो, क्या फर्क। द सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप, ये काम का है। एंड द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड, छोड़ दो। द होल्डिंग कॉस्ट आर इंकर्ड ऑन अ रेंटेड स्टोरेज स्पेस, ये इंटरेस्टिंग है, विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। पर क्या अपन लोग पर यूनिट पे है ना, अपना यूनिट स्क्वायर मीटर है क्या, नहीं, अपना यूनिट तो लीटर्स है। आगे देख क्या बोला है, ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर सुटेबली स्टैक्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम 50 रुपए दे रहे हो एक स्क्वायर मीटर के, जिसमें 250 लीटर आता है, तो 1 लीटर, अच्छा ये पर एनम भी है, तो 1 लीटर का कितना होएगा, इट विल बी 50 रुपए अपॉन 250 लीटर्स।
कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, तो 50 डिवाइड बाय 250 दैट इज 0.2. दिस इज योर पर यूनिट पर एनम. ये क्योंकि पहले से पर एनम था तो पर एनम तो था ही, और तुम लोग ने 1 लीटर के लिए ढूंढा तो पर यूनिट भी हो गया. ये समझ में आया क्या? अब इंटरेस्टिंग देख क्या है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर where batches may range from 4,000 to 10,000 liters in multiples of 1,000 liters, and hence choose the production batch size which will minimize the cost. ये है ना अपना मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है, जहां पे अपन लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, हर लेवल पे कॉस्ट ढूंढते हैं, वो करना है. और फिर है ना इकोनॉमिक बैच साइज फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है. सिंपल है, देख क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो अपना एनुअल डिमांड कितना है. आर एडी इज 50,000 लीटर्स. ठीक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, सेटअप कॉस्ट इज 100 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट अपन ने निकाला पर यूनिट पर एनम एट 0.2. अब उनको बैच साइज क्या क्या चाहिए, फ्रॉम 4,000 to 10,000 in range of 1,000. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है टोटल सेटअप कॉस्ट. वो कैसे आएगा, AD अपॉन EBQ इंटू कैरिंग सेटअप कॉस्ट. अब AD अपॉन EBQ एक्चुअली है क्या, इट इज नंबर ऑफ सेटअप्स. तो अपन लोग यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेटअप्स विच इज एनुअल डिमांड अपना 50,000 है अपॉन द बैच साइज. और फिर अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल सेटअप कॉस्ट, दैट विल बी नंबर ऑफ सेटअप्स जो भी आया इंटू 100 रुपए, क्योंकि सेटअप कॉस्ट इज 100, तो एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट तो आ गया. अब टोटल कैरिंग कॉस्ट चाहिए, वो कैसे आएगा, हाफ ऑफ द बैच साइज इंटू सीसी बूपा. हाफ ऑफ बैच साइज क्या है, उसको बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री. जो ईओक्यू में है वही टर्म्स यूज कर रहे हैं, कोई नया नहीं है. एवरेज इन्वेंट्री इज हाफ ऑफ बैच साइज, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी एवरेज इन्वेंट्री इंटू 0.2, और फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट, दैट इज टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट. तो अब चालू कर लेते हैं फटाफट. 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 12.5 सेटअप्स, यहाँ पे 10 सेटअप्स. 50,000 डिवाइड बाय 6,000, 8.33 सेटअप्स. 50,000 डिवाइड बाय 7,000, 7.14 सेटअप्स. 50,000 डिवाइड बाय 8,000, 6.25 सेटअप्स. 50,000 डिवाइड बाय 9,000, 5.55 सेटअप्स, और यहाँ पे 5. तुम सोच रहे होगे सर राउंड ऑफ कर दो ना, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, क्यों नहीं करना है वो बता. ये इंटू 100 है तो 1250, 1000, 833, 714, 625, 555 एंड 500. एवरेज इन्वेंट्री 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000 इंटू 0.2, तो ये हो गया 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. अब ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 1650, 1,500, 1433, 1414, 1425, और फिर 1455 और 1,500. सबसे लोएस्ट किधर आया, 1414 विच इज फॉर 7,000. अब राउंड ऑफ क्यों नहीं करना है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में,
देख तुम्हारे आंसर के आजू बाजू कितने नंबर्स है। 1414 आंसर है, 1433, 1425, 1455 सब बहुत नजदीक नजदीक है। हो सकता है तुम्हारे राउंड ऑफ की वजह से कोई कोई एक जगह पे तुम्हारा आंसर ही चेंज हो जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए स्पेसिफिकली इन दिस क्वेश्चन अपन लोग राउंड ऑफ नहीं कर रहे। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? तो देख कभी इस टाइप का इस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए ना तो उसमें राउंड ऑफ मत करना। अगर नजदीक नजदीक नंबर्स आ गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। और उसके बाद है ना सेकंड पार्ट में उन्होंने है ना ईबीक्यू भी पूछा था। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड 50,000, सेटअप कॉस्ट इज 100 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 0.2। सो 2 इंटू 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.2 का रूट 7071 हो गया यार। क्या है इस क्वेश्चन में? सब सेम रेगुलर। आजा अगला करते हैं। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 18 में, बट एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग का है। तो अगर तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया अभी तक तो पहले वो करो, फिर ये क्वेश्चन पे आना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग है तो तुमने यहां पे क्यों रखा है सर? यार अभी क्या करूं, इंस्टीट्यूट ने यहां पे रखा है तो मैंने भी यहां पे रखा है, क्या कर सकते हैं। अब पर अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, देख क्या बोला हुआ है। मेसर्स गौरव प्राइवेट लिमिटेड is manufacturing and selling two products, black and white, and are selling at 20 and 30 respectively. Okay. The following sales strategy has been outlined for the financial year 1920. Sales planned are 81 lakhs for black, 54 lakhs for white. Selling price of black will be reduced by 10%, white will be reduced by 20%. तो यहां पे सेलिंग प्राइस दिया था, उसमें 10% और 20% रिडक्शन है। ब्रेक इवन इज प्लान एट 70% ऑफ टोटल सेल्स बॉस। तो ब्रेक इवन सेल्स दे दिया आपने को और बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी मेंटेन 826,200 फॉर ब्लैक, 745,200 फॉर व्हाइट। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल फिक्स कॉस्ट बाय ऑफ 42 lakhs एलोकेटेड एज, ये करेक्शन है 2 lakhs नहीं 22 lakhs है फॉर ब्लैक एंड 20 lakhs टू व्हाइट। तो ये लोग बोल रहे हैं तुम्हें प्रॉफिट अचीव करना है तो तुम्हें फिक्स कॉस्ट कम करना पड़ेगा। और क्या बोला है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्रेक इवन ड्यूरिंग द ईयर, तो ब्रेक इवन पूछा है। और अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव द प्रॉफिट डिजायर्ड इन 4 अबव। तो बेसिकली अपने को प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितना फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा वो देखना है। अब बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ यहां पे। तो मैं यहां पे ब्लैक कर रहा हूं और यहां पे व्हाइट। अपने को ब्लैक और व्हाइट का सेल्स कितना बोला है? सेल्स बोला है 81 lakhs और 54 lakhs। अब 81 lakhs में से उन्होंने एमओएस सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का ब्रेकअप दे दिया है। ब्रेक इवन सेल्स बोला है 70% है तो एमओएस सेल्स हो जाएगा 30%। तो 81 lakhs का 70% हो रहा है ब्रेक इवन सेल्स 56,70,000 और एमओएस सेल्स हो रहा है कितना 24,30,000। और एमओएस इंटू पीवी इज प्रॉफिट ना, उन्होंने अपने को प्रॉफिट बता दिया है कितना है। उन्होंने बोला प्रॉफिट कितना चाहिए 8,26,200। तो अब पीवी रेशियो अपना बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। तो देख 8,26,200 डिवाइडेड बाय 24,30,000, पीवी रेशियो आ गया 30%। अब एक बार पीवी रेशियो आ गया तो ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 56,70,000 into 34%, 19,27,800। अब बहुत सिंपल है बॉस, अपना करंट फिक्स कॉस्ट कितना है? करंट फिक्स कॉस्ट इज 19,27,800। सॉरी, करंट फिक्स कॉस्ट
is 22 lakhs और रिवाइज फिक्स कॉस्ट इज 1927,800, तो रिडक्शन कितना चाहिए? 2,72,200 हो गया. ओनली पार्ट टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर, एमओएस सेल्स दे दिया है इनडायरेक्टली, प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है, तो बचा हुआ अमाउंट पीवी रेशियो हो जाएगा. वो पीवी रेशियो से पता चलेगा कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए. बस सेम चीज यहां पे वाइट के लिए कर लेते हैं. तो ब्रेक इवन सेल्स और एमओएस सेल्स वही 70 and 30, 54 lakhs इंटू 70%, तो ब्रेक इवन सेल्स है 37,80,000 और एमओएस सेल्स कितना होएगा? 16,20,000 इंटू द पीवी इज प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट 7,45,200, तो 7,45,200 डिवाइडेड बाय 16,20,000, 46% है पीवी. अब वही पीवी यहां पे यूज कर लो, 46% इंटू 37,80,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना? 17,38,800. करंटली फिक्स कॉस्ट कितना है? 20 lakhs. अब हो जाएगा 17,38,800, तो 20 लाख से मल्टीप्लाई माइनस 2,61,200, इतना रिडक्शन चाहिए. हो गया. अच्छा, एक सेकंड पार्ट में भी पूछा था, ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए. ये सिंपल है, तुम्हारे पास ब्रेक इवन सेल्स है ना, डिवाइड कर लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से. ब्रेक इवन सेल्स 56,70,000 एंड 37,80,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होएगा? ब्लैक का 20 है बट उसमें 10% रिडक्शन है, तो 20 माइनस 10% 18, और इधर कितना होएगा? 30 रुपीज है सेलिंग प्राइस माइनस 20% 24, तो 56,70,000 डिवाइडेड बाय 18, तो 3,15,000 यूनिट्स इधर हो गए एंड 37,80,000 डिवाइडेड बाय 24, 1,57,500 यूनिट्स इधर हो गए. डन. मिलते हैं अगले में. हाँ जी सर, आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पे. चैप्टर हो गया खत्म. ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन ने इस चैप्टर में जगह बनाई है. अब देख क्या बोला हुआ है. पीएस लिमिटेड manufactures articles in predetermined lots simultaneously. The following costs have been incurred for batch PS 143 in the month of March 2022. So units produced are 1,000. The direct material cost is given. Direct labor, department A में 800 hours at 100 per hour. Department B में 1400 hours at 120 per hour. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर बेसिस, मतलब जितना आवर्स उतना उतना फैक्ट्री ओवरहेड. तो डिपार्टमेंट ए में 140 पर आवर है और बी में 80 पर आवर. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट 10% ऑन सेलिंग प्राइस. एडमिन इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यहां पे ध्यान देना. और बोला है फर्म एक्सपेक्ट्स 25% ग्रॉस मार्जिन, और इन्होंने ग्रॉस मार्जिन कैसे डिफाइन किया? सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट. यही बस इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस. और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बैच 143. ठीक है, इधर ही सॉल्व कर लेते. तो अपने को सेलिंग प्राइस डिफाइन करना है. सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट सारे ऐड करना चालू कर दो. तो डायरेक्ट मटेरियल है पहला कॉस्ट 2 lakhs. डायरेक्ट लेबर इन डिपार्टमेंट ए 800 into 100. तो एक सेकेंड, इसको और थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं. अब
800 इंटू 100 ये 80,000 हो गया, और डिपार्टमेंट बी का 1400 इंटू 120, 1400 इंटू 120 1,68,000 ये हो गया, प्लस 80,000, सो 2,48,000 लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स ए में कितना है 140 पर आवर, फॉर हाउ मेनी आवर्स, जितना टाइम लेबर ने काम किया, लेबर ने काम किया 800 घंटा इंटू 140, सो 800 इंटू 140 ये 1,12,000 हो रहा है। 248 तो बाहर लिख सकते हैं। और डिपार्टमेंट बी में 1400 आवर्स काम हुआ है एट 80 पर आवर ओवरहेड्स है, सो 1400 इंटू 80, ओह ये भी 1,12,000 ही है, तो 2,24,000 हो गया। और ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है इंटू 224 प्लस 2,48,000 प्लस 2,00,000, 6,72,000। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग एडमिन ऐड करेंगे 10% ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा अपना टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोला हुआ है इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट इनको चाहिए सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर सेल्स 100 है तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होना पड़ेगा 75। क्यों 75? अगर तुम लोग का 100 सेल्स है और 25 ग्रॉस प्रॉफिट है तो 75 होना चाहिए ना कॉस्ट, और ये लोग ने बोला फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस करना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को 75 अज्यूम कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6,72,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 8,96,000 आ गया अपने को सेल्स। अब बचा हुआ नंबर भर लो, 10% ऑफ सेल्स 89,600, सो 6,72,000 प्लस 89,600 7,61,600, ये आ गया टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना 1,34,400, ये हो गया अपना प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो डिवाइड बाय यूनिट्स कर लो, 1,000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। द ओनली की पार्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, तुम लोग सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट ढूंढते हो, इस बार उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे डिफाइन किया है कि अगर सेल्स 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को 75 होना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट 75, क्योंकि इन्होंने बोला है सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट इज 25, तो फैक्ट्री कॉस्ट इज 75, ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल्स 100। समझा गया। एडमिन हो गया 10, सेल्स का ये ना 10%, तो एडमिन 10, टोटल कॉस्ट 85 और ये 15। बस सिर्फ इतने से एडजस्टमेंट के लिए है ना, ये क्वेश्चन ने यहां पे सॉरी, ये क्वेश्चन ने यहां पे जगह बनाई है ओनली एंड ओनली फॉर दिस वर्किंग, दैट्स ऑल। आओ मिलते हैं अगले चैप्टर में वेरी सून, टिल देन टाटा बाय बाय।